नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं न्यूक्लिया के इस लेसन 2 में। दिस इज़ 13 लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एंड जिसने भी अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी मास इक्विवेलेंस। हाँ, वही रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc²। तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको समझेंगे और एनर्जी और मास आपस में कैसे इंटररिलेटेड है और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So in the last class we were talking about nuclear, all the terms related to the nucleus. Last topic हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर डेंसिटी एंड आई गेव यू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के अंदर जिसमें तुमसे पूछा गया था कि आयरन न्यूक्लियाई की डेंसिटी कितनी होगी। डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन? देखो जरा कैसे करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो रिलेशन हमने पढ़ा था ये वाला रेडियस का, एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ डेंसिटी के लिए जो चीज़ें हमने पढ़ी थी एक बार ज़रा हम उनको देखेंगे। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन, इन दोनों को यूज़ करके ही हम यहाँ पे जो है आयरन न्यूक्लियाई की डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। मास गिवन था और एटॉमिक नंबर भी जो था, जो मास नंबर था वो भी गिवन था। तो सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो यू कैन यूज़ दिस रिलेशन डायरेक्टली। इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज़ करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ज़रा कैसे करेंगे। सो हमें पता है कि जो डेंसिटी होगी वो बराबर होगी A/4/3 पाई r³। अब r³ की जगह क्या लिख सकते हैं, r0 a और r0³ आता है यहाँ पे, और ये वैल्यू किस में आएगी, AMU में आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें जो है रिजल्ट मिल जाएगा। देखो ज़रा कैसे। a की वैल्यू को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आई कैन राइट, ये है 55.85 और बाकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 4/3 पाई, आई कैन कीप इट एज इट इज़। r0 की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ 1.22 × 10⁻15। 1.2 फर्मी होती थी ये, इसका होल क्यूब इंटू 56। और AMU में निकालना है तो 1 AMU को kg में चेंज करेंगे तो कि बराबर होगा 1.67 × 10⁻27 के। ये वही वैल्यू है जो क्या बताती है, मास ऑफ प्रोटॉन बताती है। इस वैल्यू इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और आपको डेंसिटी ऑफ आयरन न्यूक्लियाई मिल जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज की क्लास में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है। अब अगर मैं पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लास्ट क्लासेस के अंदर, मतलब पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो कि रिड्यूस हुआ है इस चैप्टर से। वहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते थे, वही रेडियो एक्टिविटी जो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, हाफ लाइफ वगैरह निकालना, ये सब सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस किया करते थे। लेकिन अब वो सब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हट चुका है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा वो। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, वही जो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था, एनर्जी इज इक्वल्स टू mc², उसी को मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोला जाता है। तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट क्या होता है, इसी के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी। तो ये दो मेजर टॉपिक है जिनको हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। अब मास डिफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर जो मास है ना वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मतलब ये तुम्हें समझ के चलो कि पूरा का पूरा मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। तो वो चीज़ कैसे की जाती है और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर ये सब होता है, इसी सबको हम आज की क्लास में समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। कॉपी निकाल लो और हेडिंग लिखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो 1905 में आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी दी थी जिसको बोला गया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने कुछ बातें बोली थी। वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली टाइम और मास को रिलेट करके बताती थी कुछ कुछ बातें। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, और यू कैन से ही जस्ट सजेस्टेड फ्यू थिंग्स। इन्होंने बोला कि जो मास है वो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का एक फॉर्म है। इन्होंने इस चीज को कुछ इस तरीके से बोला। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने सिंपल सा काफी हद तक यही चीज समझा है कि मास एक ऐसी चीज है जिसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर तुम ऐसे समझो कि अगर मेरे पास मास है तो मैं कह सकता हूँ कि मास के पास उन्होंने सिंपल सा कहा कि अगर मेरे पास मास है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसको हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एनर्जी है तो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मास रहा होगा। तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि ये दोनों की दोनों चीजें सेम है। उन्होंने सिंपल सा बोला कि ये दोनों की दोनों चीजें जो है सेम है, मास और एनर्जी अलग अलग नहीं है, ये दोनों की दोनों चीजें सेम है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे अक्सर हम एक रिलेशन, एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पे हम ये चीज बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, अगर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला कंसेप्ट वैलिड है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो ऐसा क्या होता है उस सिचुएशन में। सपोज तुमने देखा ही होगा कि जब भी कोई इंसान एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके बाद जब हम उसका क्रियाकर्म करते हैं तो क्रियाकर्म करने से पहले उस बॉडी का जो मास होता है वो, और क्रियाकर्म करने के बाद जो एशेज होती है वो क्यों दोनों के दोनों बराबर नहीं होते मास के टर्म्स में। मतलब जो पर्सन की बॉडी रही होगी इनिशियली और क्रियाक्रम करने के बाद जो उसकी एशेस बचेंगी, उन दोनों का मास इक्वल क्यों नहीं होता। जबकि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमें ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जरा सोचो इस बारे में और बताओ मुझे कि ऐसा क्यों, क्यों वो एशेस का मास बराबर नहीं होता उस मास के जो मास इनिशियली उस पर्सन का होता होगा। सोचो जरा, थोड़ा सा बताओ इस बारे में। ठीक है, समझो इसे, समझने की कोशिश करो इससे। इस सवाल का जवाब हमें इस एनर्जी मास इक्विवेलेंस में मिलता है। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दे, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ, मैं उसको ई मान लेता हूँ, लेट मी अज्यूम इट टू बी ई। तो कुछ टाइम बाद अगर मैं उस बॉडी का मास कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो उसके मास में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज मैंने किसी बॉडी को एनर्जी दे दी, ई एन अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने दे दी, तो होगा क्या, उसका जो मास है ना वो बढ़ जाएगा। इट्स मास इंक्रीजेस, और इंक्रीजेस बाय एम मैं assume कर लेता हूँ यहाँ पे। जहाँ पे जो एम होता है ना, आइंस्टाइन साहब ने कहा ये बराबर होता है ई बाय सी स्क्वायर के। यहीं से वो फेमस रिलेशन एनर्जी मास इक्विवेलेंस का निकल कर आया कि जितनी एनर्जी हम उसको देंगे वो एनर्जी बराबर होगी मास टाइम्स सी स्क्वायर के, जहाँ पे सी क्या होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब उस पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि जो भी मास है वो गायब नहीं हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी की फॉर्म में। वो कन्वर्ट हो गया उस पर्टिकुलर केस में हीट एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी वहां से रिलीज होती हुई दिखी। तो मास कहीं गायब नहीं हो गया, मास कहीं चला नहीं गया, मास कम नहीं हो गया। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो मास प्रोड्यूस कर सकता था उसने प्रोड्यूस करा हीट की फॉर्म में। तो तब भी किसी पर्सन को
क्रियाक्रम के दौरान डेड बॉडी को जलाया जाता है तो होता क्या है कि जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी की फॉर्म में, और वही हीट एनर्जी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है, इस चीज को हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ वी हैव 1 ग्राम ऑफ वुड, हाउ मच एनर्जी इट कैन पोजेस। कितना एनर्जी वो मास पोजेस कर सकता है, तो ये इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस से। एनर्जी जो भी होगा वो बराबर होगा mc² के। एम होता है मास, मास यहाँ 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 ग्राम का मतलब क्या है, 10⁻³ kg। ऐसा यूनिट्स में लिखते हैं हमेशा सारी वैल्यूज को। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ के। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1 ग्राम मास अगर पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो 9 × 10⁻13 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा। और ये तभी होगा जब वो मास पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में। अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर वो इट रिमेन्स द वे इट इज, तो पूरा का पूरा हम एनर्जी नहीं देखेंगे वहां पे। ये सिंपल सी चीज हमें समझनी है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं, इनका आंसर देने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन ये है, विच हैज मोर मास। ध्यान से सोचना और जवाब देने की कोशिश करना। स्टेशनरी बॉल या फिर एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल। सोचो जरा। नहीं, देखो जरा, समझो इसे। अगर मेरे पास कोई स्टेशनरी बॉल है तो उसका कुछ मास होगा, उसको मैं एम अज्यूम कर लेता हूँ। सो मास ऑफ स्टेशनरी बॉल मैं एम कह देता हूँ। लेकिन अगर उसी सेम स्टेशनरी बॉल जैसी दिखने वाली बॉल अगर मोशन में आ जाए तो उसका जो मास होगा ना, वो ये एम तो होगा ही होगा, इसी के साथ साथ उसके मोशन की वजह से जो वो एनर्जी प्रोजेस करेगा, उस एनर्जी की वजह से भी इसके पास कोई एक्स्ट्रा मास आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं मास ड्यू टू एनर्जी इट पोजेस। तो टोटल मास किसके बराबर होगा, एम प्लस दिस मास ड्यू टू दिस एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है इस केस में, इसके पास ये मोशन में है तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो मास अभी अभी हमने पीछे देखा वो किसके बराबर होता है, E/c² के। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बराबर होगा KE/c² के। तो जो टोटल मास होगा ना उस मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो कुछ इसके बराबर होगा। तो क्लियरली जो मास है स्टेशनरी बॉल के कंपैरिजन में मूविंग बॉल का ज्यादा होगा। लॉजिक क्लियर होना चाहिए क्यों। ये चीज आइंस्टाइन ने तब बताई थी जब वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे। ये वही थ्योरी है जिसने बताया कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में मूव करने लग जाए, उसकी स्पीड से ट्रैवल करने लग जाए, तो जो हमारा मास है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव। तो और भी कुछ कुछ केसेस है, इनको लेते हैं जरा, देखो जरा। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। अभी मैंने सिचुएशन अज्यूम करी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि जो ऑब्जेक्ट है ये एयर में या फिर वैक्यूम में मूव कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछते हैं, और अज्यूम करो कि तुम्हारे पास वही दो बॉल्स हैं। एक है स्टेशनरी बॉल, अब इस बार ये जमीन पे रखी हुई है। और एक है
बॉल जो कि मोशन में हो और ये चल रही है किसी वेलोसिटी से कह लो या फिर किसी स्पीड से कह लो। अब इस केस में हमें बताना है कि किसका मास ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता तो है कि भाई जो मास है वो मोशन वाली बॉल का ज्यादा होगा। मास ऑफ बॉल इन मोशन वुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ स्टेशनरी बॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल मास होगा कितना, एक बार उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब सिंपल सी एक चीज सोचो जरा, अगर एक ऑब्जेक्ट रोड पे या फिर एक फ्लोर पे मूव कर रहा है तो फोर्स एक फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। और ये फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, इस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को ये रोकना चाहेगा तो इसके मोशन को अपोज करेगा, और इसके मोशन को अपोज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जो बॉल है ये लूज करती है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट दिस बॉल इन मोशन माइट बी लूजिंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस केस में जो टोटल मास इसका हम देखेंगे वो स्टेशनरी मास के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मास होगा वो भी होगा। उसी के साथ साथ एक और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी की वजह से जो मास ये पोजेस कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होंगे, और वो जो लॉसेस होंगे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में होंगे, और यही लॉसेस मास को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो काफी यूनिक चीज है, काफी डिफरेंट चीज है। आज से पहले तुमने इसको इस तरीके से कभी नहीं समझा, कभी नहीं जाना, लेकिन समझना है कि ऐसा भी होता है, और ये सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल था तभी हमने इसको देखा। तो जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो ये जितनी भी एनर्जी ये पोजेस कर रहा है ना, ये जितनी भी एनर्जी ये पोजेस कर रहा है, ये दोनों की दोनों एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी हम मास की फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है हेयर, ऑल द एनर्जी possessed by the object, or specifically possessed by the object in motion or moving object, is represented in different forms of energy, or it's represented by different forms of energy. तो समझना है ये, इसी यही रीजन है। अगर तुम एक मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने की कोशिश करोगे ना, उसके रेस्ट मास से उसका मास हमेशा अलग आएगा। ट्राई करना अगर हो सके तो, ऑल्दो ये मेजर करना इतना इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल होगा मास करना। तो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक ऑब्जेक्ट के मास को इन्फ्लुएंस करती है, ये चीज हमें समझ आया। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंक्रीज इन मास ऑफ 1 kg वाटर व्हेन इट अब्सॉर्ब्स 4.2 इंटू 10 to the power 3 जूल्स ऑफ एनर्जी। देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। हमसे पूछा गया बताइए कि कितना मास में इंक्रीज आएगा अगर 1 kg वाटर जो है वो 4.2 10 to the power 3 जूल्स ऑफ एनर्जी absorb कर ले। तो हमें पता है भाई जो मास होगा यहाँ पे वो बराबर होगा, एक तो इसका रेस्ट मास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्ट मास, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो रेस्ट मास प्लस मास ड्यू टू एनर्जी इट अब्सॉर्ब, तो ये कैसे लिख सकते हैं, E/c²। तो यहाँ पे जो टोटल मास ऑब्जेक्ट का आएगा वो 1 प्लस एनर्जी कितना अब्सॉर्ब किया इसने, 4.2 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय c²। सी कितना होता है, 3 इंटू 10 to the power 8। तो इसको जब हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 9
इंटू 10⁻³ -13। अब तुम सोच के देखो, ये टोटल मास आया इसका। ऑल्दो जो इंक्रीज इन मास आया ना इस एनर्जी की वजह से, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन आइंस्टाइन ने यही चीज बताई कि भाई इंक्रीज तो होगा, भले ही बहुत कम हो, भले ही बहुत ना के बराबर हो, लेकिन जब हमको प्रैक्टिकली रिटर्न में मैथमेटिकली लिखेंगे ना, तो इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि 1 किलो पानी, 1 kg वाटर को अगर हम बॉईल भी कर रहे होंगे इतनी हीट एनर्जी देने के लिए, तो ये चीज मेजर कर पाना कि उसके मास में कितना इंक्रीमेंट आया है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है। और यही चीज किसने बताई? यही चीज बताई आइंस्टाइन ने, यूजिंग एनर्जी मास इक्विवेलेंस। और ये जो है ना के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली हमेशा m0 के बराबर ही होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे एक बात रखनी है, दैट इफ एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, energy of any object is increased, its mass also increases. Maybe by a very small amount, but it do. But it does increase. प्रैक्टिकली अगर इस चीज को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा तेज मूव करना चाहिए, बहुत ज्यादा मूव करना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से मूव करना चाहिए, तभी ये चीज को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएंगे। और बहुत छोटे से फैक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए भी ना, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, जो कि ना के बराबर है, पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए मेजर कर पाना। तो इट्स मास इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मास इंक्रीज इज वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम फिर से सोचे डिफाइन करने के लिए कि मास क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमें ऑलरेडी पता है, हम बचपन से ये चीज डिफाइन करते हुए आ रहे हैं कि जो मास है, इट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर possessed by the object, possessed or contained in the object। हमें पता है कोई भी अगर एटम की हम बात कर रहे हैं, तो जितना कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो किससे मिलके बना होता है? वो एटम से बना होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल, और यू कैन से स्मॉल वर्ड नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एटम के लिए स्मॉल वर्ड का कोई सेंस नहीं बनता। तो एटम इज मेड अप ऑफ, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मेनी एटम्स mass is made up of, or mass is the amount of matter possessed or contained in an object, and that object is something which you can say it is made up of atoms, so many atoms। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एटम्स है। थोड़ा थोड़ा मैं इनको दूर दूर बना रहा हूँ, गैस अज्यूम कर लो, गैस के लिए मैं ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ। तो जब मैं एटम को देखता हूँ, तो क्या मैं कहता हूँ कि एटम जो है भाई रेस्ट पर होगा, रुका हुआ होगा, कहीं पे नहीं जा रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एटम अपनी जगह से प्रॉपरली हर समय डिस्प्लेस हो रहा होता है। और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी एटम है वो रैंडमली एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह
रैंडमली मूव नहीं कर रहे होंगे, खास करके गैसेस मॉलिक्यूल्स। और ये जो रैंडमनेस है ये गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, फिर सॉलिड्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो जब गैसेस में रैंडमनेस इतनी ज्यादा है तो इन गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये रैंडमली वाइब्रेट कर रहे होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, साइडवेज, और एनी अदर पॉसिबल वे। तो यहाँ पे ये जो एटम्स है ये क्या पोजेस करते हैं, ये पोजेस करते हैं एनर्जी। और यही एनर्जी जो होगी उनके मोशन से एसोसिएटेड होगी। और जो ये मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी है यही उसके मास को या मास में कंट्रीब्यूशन करती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी मास इक्विवेलेंस। बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है, हमें इतना ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। बस हमें बस ऊपर ऊपर से ये बताया जाता है कि कैसे एनर्जी और मास जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हमें भी बस इतना ही समझना है इसके अंदर कि एनर्जी और मास जो है वो इंटर रिलेटेड है, और हम हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम ये बता पाएंगे कि कितना एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर कर रखा है या कितना एनर्जी हम उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स कीप इट टिल हियर ओनली, एंड द नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। थोड़ा सा अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये बिल्कुल न्यू है, यू कैन से कि ऐसा हमने पहले नहीं पढ़ा। तो अगली क्लास हम जब भी कर रहे होंगे यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है एटम और न्यूक्लियर मिला के वो सारा का सारा रिवाइज कर लो, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने में वो चीज़ ज़रूर काम आएगी।